हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 है उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स हैं और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कहते हैं। UPSSC का PET एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश में ये एग्ज़ाम होता है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने पहली बार में क्वालिफाई किए हैं और इसके लिए मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के CDP के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। 23 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें CDP के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से CDP में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। और ये पेपर नंबर 12 है। इससे पहले 11 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए हैं, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा, जिन्हें पढ़कर आप आसानी से पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी समझ में नहीं आ रहे हो, तो भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को पहचान कर क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में जो CDP के 30 क्वेश्चन लिए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन हैं और रेस्पॉन्स शीट से ये सभी क्वेश्चन लिए गए हैं और इनके जो आंसर है वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो किसी भी संप्रत्यय को बच्चों को समझाने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1, संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से समझाना चाहिए। तो ये वाला वाक्य गलत है। क्यों गलत है? देखिए, यहाँ दे रखा है केवल, केवल एक नेगेटिव वर्ड है। ही एक नेगेटिव वर्ड है। देखिए, संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से समझाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। हमें किसी भी संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से नहीं समझाना चाहिए, बल्कि जिस तरीके से बच्चों को समझने में आसानी हो उन तरीकों से समझाना चाहिए। तो केवल और ही नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2, भाषावली और चिन्हों या संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए। बचने का अर्थ है कि नहीं करना चाहिए। तो क्या हमें भाषावली और चिन्हों संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए, इनको स्पष्ट नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल गलत है। जिस ऑप्शन में नहीं आ जाता है वो भी हमारा एक तरह से गलत वाक्य होता है। तो बचना चाहिए का अर्थ होता है नहीं करना चाहिए, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 3, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए, यानी कि बच्चे के पूर्व ज्ञान को सक्रिय नहीं करना चाहिए, है ना। बचने का अर्थ होता है नहीं करना। तो क्या बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, यानी कि पहले से बच्चे ने जो चीज़ें सीखी हुई हैं, क्या हमें उसको सक्रिय नहीं करना चाहिए? तो इसमें आ गया नहीं, तो ये भी एक गलत वाक्य हो गया। हमें उसको सक्रिय करना चाहिए, जबकि यहाँ मना कर रहा है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करने चाहिए। तो ये वाला वाक्य पूरी तरह से सही है। किसी भी संप्रत्यय के जो उपसंप्रत्यय होते हैं उनके बीच में हमें संबंध को स्थापित करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन से अलग होता है वही हमारा आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 गलत वाक्य थे, लेकिन जो चौथा वाला वाक्य है वो सही है। तो वही इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? तो कौन सा ऑप्शन है जो कि बाधक बन जाता है अधिगम प्रक्रिया में? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1, बैठने की अनम्य योजना। तो अनम्य एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हमारा गलत हो गया।
जानकारी प्रस्तुति के विभिन्न तरीके, तो विभिन्न एक पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य सही है। हमें विभिन्न तरीकों से बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। विविधता के प्रति सम्मान, तो विविधता एक पॉजिटिव वर्ड होता है, सम्मान करना भी पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, संसाधन संपन्न वातावरण, यानी कि ऐसा वातावरण जो कि संसाधनों से संपन्न हो, तो संपन्न होना एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथे वाक्य सही है, लेकिन पहला वाला वाक्य गलत है और पहला वाला ऑप्शन ही बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? ठीक है, तो कौन सा विकल्प है जो कि बच्चों की क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अनुक्रिया समुच्चय और परासंज्ञान। तो अनुक्रिया समुच्चय एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, तो ये वाला वाक्य क्या हो गया? ये वाला वाक्य हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2, समरूपक सोच और प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो प्रकार्यात्मक स्थिरता एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी हो गया हमारा गलत। यहाँ दे रखा है ना स्थिरता, तो बच्चे को सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो स्थिर नहीं होती है, वो बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर 3, अनुक्रिया समुच्चय और अभिसारी सोच। तो अनुक्रिया समुच्चय और अभिसारी सोच दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4, अपसारी सोच और परासंज्ञान। तो देखिए, अपसारी सोच एक पॉजिटिव वर्ड है और परासंज्ञान भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के जो 3 ऑप्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा, इनमें 2-2 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से कोई ना कोई एक शब्द गलत है। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में अनुक्रिया समुच्चय नेगेटिव वर्ड है, ऑप्शन नंबर 2 में प्रकार्यात्मक स्थिरता नेगेटिव वर्ड है, ऑप्शन नंबर 3 में दोनों ही शब्द नेगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही शब्द पॉजिटिव वर्ड है और बच्चों की समस्या समाधान करने की क्षमताओं को ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? तो एक किसी भी शिक्षक के द्वारा बालक बालिकाओं को सीखने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1, दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए। तो ये वाला वाक्य गलत है, हमें दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, अभिप्रेरित नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 2, मूर्त पुरस्कार जैसे कि नकद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए। तो ये वाला वाक्य भी गलत है, हमें बच्चों को नकद इनाम जीतने के लिए, प्रमाण पत्र आदि पाने के लिए अभिप्रेरित नहीं करना है। तो नकद इनाम नेगेटिव वर्ड है, मूर्त पुरस्कार नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, संप्रत्ययों की समझ बढ़ाने के लिए। तो समझ बढ़ाना एक अच्छी बात है, पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4, अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए। तो प्रशंसा पाने के लिए कोई भी कार्य करना गलत बात होती है, इसलिए ये वाला वाक्य भी गलत है, ठीक है। पुरस्कार देना, इनाम देना, प्रशंसा करना, ये सभी बाहरी अभिप्रेरणा के कारक होते हैं, ठीक है। तो बाहरी अभिप्रेरणा एक तरह से नेगेटिव वर्ड ही होता है। तो प्रशंसा पाना एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि हमें केवल प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी, बल्कि हमें चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अधिगम करना है, पढ़ाई करनी है, चीज़ों को सीखना है। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, ये कह रहा है कि समझ बढ़ाना, हमें समझ को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि डैश इत्यादि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता है। तो ये वाला वाक्य गलत है, भावनात्मक स्थिति का असर होता है। देखिए, इसमें आ गया नहीं, तो नहीं जिस वाक्य में आ जाता है वो वाक्य नेगेटिव हो जाता है। सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो ये वाला वाक्य भी गलत है, क्योंकि यहाँ दे रखा है नकारात्मक, तो नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, गलत है। नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, ये वाक्य तो सही है, लेकिन क्या नकारात्मक भावों द्वारा होता है ऐसा? बिल्कुल नहीं, यहाँ दे रखा है नकारात्मक, इसलिए ये वाला वाक्य भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4, पर व्यक्ति की
भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। तो यहाँ गया नहीं, तो ये वाक्य हो गया गलत। क्या त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं? गलत वाक्य है, त्रुटियां अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऑप्शन नंबर 2, केवल नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा दूर की जा सकती हैं। तो केवल एक नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3, केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है। तो केवल एक नेगेटिव वर्ड है, अक्षमता भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। हमें जो बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं, बच्चों के द्वारा जो गलतियां की जाती हैं, उन गलतियों को शिक्षक के द्वारा विश्लेषण किया जाना चाहिए और उनको सही ढंग से समझना चाहिए, क्योंकि बच्चों की गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए, एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों को ऐसे अवसर दिए जाएं जिससे उनकी समालोचनात्मक सोच, ठीक है, और समस्या समाधान के कौशलों में विकास हो। तर्क आर, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है। तो ज्यों का त्यों एक नेगेटिव वर्ड होता है और पुनरुत्पादन करना भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है? तो व्यवहारवाद एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये गलत हो गया। अनुकरण अधिगम, तो अनुकरण करना, किसी को फॉलो करना गलत बात है, तो ये भी गलत है। प्रतिपादक शिक्षण, तो ये भी गलत है ना। प्रतिपादक एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये गलत है। सामाजिक संरचनावाद, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। सामाजिक संरचनावाद एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है सामाजिक संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ावा देता है? यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो कि बच्चों के सीखने को बढ़ावा देगा? तो ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन। तो स्वनियमन एक पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य सही है, लेकिन इसको आंसर मानने से पहले हम बाकी के ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें चारों ऑप्शन को सही ढंग से पढ़ना होता है, तभी हमें पता चलता है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति सत्व स्थिर दृष्टिकोण बनाना। तो सत्व और स्थिर नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना। तो शिक्षक के द्वारा बच्चों से निम्न अपेक्षाएं करना गलत बात है, तो ये वाला वाक्य गलत है। हमें बच्चों से निम्न अपेक्षाएं नहीं रखनी, बल्कि हमें सभी बच्चों से समान रूप से अच्छी अपेक्षाएं रखनी है। ठीक है, यानी कि उच्च अपेक्षाएं रखनी है। ऑप्शन नंबर 4, उनके संदर्भ से वियोजित विषय वस्तु प्रदान करना। तो वियोजित का मतलब होता है अलग, तो उनके संदर्भ से अलग विषय वस्तु प्रस्तुत करना, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। अगर हम बच्चों को ऐसी विषय वस्तु पढ़ाएं जो कि उनके संदर्भ से अलग हो, तो वह बच्चे के किसी भी काम की नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? तो विषय वस्तु को रटकर याद करने से। तो देखिए, रटना और याद करना दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, अगर बच्चे चीज़ों को रटते हैं, याद करते हैं, तो वे प्रभावशाली ढंग से नहीं सीखेंगे। ऑप्शन नंबर 2, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा
तो पारस्परिकता एक पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो अपनी आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से संपर्क करके सीखते हैं, पारस्परिकता द्वारा सीखते हैं। दंड के भय से, तो ये वाला वाक्य गलत है। दंड और भय दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाक्य गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4, अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर, यानी कि अगर बच्चे केवल अध्यापक या अध्यापिका को सुनते रहते हैं तो क्या एक अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। और देखिए यहाँ दे रखा है निष्क्रिय, तो निष्क्रिय एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए भी ये वाला वाक्य गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आ जाएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है। और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? तो देखिए, मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षण, तो मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 2, बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, तो ये वाला वाक्य आधारित परीक्षण, तो देखिए यहाँ परीक्षण करने की कह रहा है कि बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, तो परीक्षण करना गलत बात होती है, इसलिए ये वाला वाक्य भी गलत है। हमें बच्चों का परीक्षण करना एक गलत बात होती है। ऑप्शन नंबर 3, साल के अंत में परीक्षाएं, तो साल के अंत में परीक्षाएं लेना, तो परीक्षा लेना भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। हालांकि दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सर बच्चों का परीक्षण करना या फिर परीक्षाएं लेना ये गलत कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो NCF कहता है और जो RT एक्ट कहता है और जो बालक केंद्रित शिक्षा है वो यही कहती है कि हमें परीक्षाओं पर ध्यान नहीं देना है, हमें परीक्षण पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें चीज़ों को बच्चों को सिखाने पर जोर देना है। ऑप्शन नंबर 4, केस अध्ययन, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, केस अध्ययन, हमें केस अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए केस अध्ययन सही आंसर क्यों होगा, यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हम किन तरीकों से बालक की कठिनाइयों को पहचान कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बालक का अध्ययन करके कि किन किन चीज़ों में किन किन केसों में बालक को कठिनाई आ रही है, तो उस तरह से हम चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवेगशीलता, ध्यान ना दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं? तो देखिए दोस्तों, जिन बच्चों में आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना ये सारी गुण पाई जाती हैं, मतलब ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार कहलाता है। अब देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ दे रखा है अवधान, तो अवधान का अर्थ होता है ध्यान, और क्वेश्चन में भी दे रखा है ध्यान न दे पाना। तो जिन बच्चों में अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार पाया जाता है वे अधिक समय तक चीज़ों को याद नहीं रख पाती हैं और ज़्यादा समय तक क्लास में एक ही जगह पर नहीं बैठ पाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनमें होती हैं। बाकी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है स्वलीनता, स्वलीन, तो जब बच्चा अपने आप में ही लीन रहता है तो इसे हम स्वलीनता कहते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों में स्वलीनता विकार पाया जाता है ये बच्चे क्लास में अन्य बच्चों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, और इन बच्चों में संप्रेषण की कमी पाई जाती है। जब बातचीत नहीं करेंगे तो सीधी सी बात इनका संप्रेषण खराब होगा। ऑप्शन नंबर 3 पठन वैकल्य, तो पठन का अर्थ हो गया पढ़ना, तो जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है उसे हम पठन वैकल्य कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। दृष्टिबाधिता, जिन बच्चों को देखने में कठिनाई होती है उन बच्चों को हम दृष्टिबाधित बच्चे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पठन वैकल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1, उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, तो ये वाला वाक्य सही है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि देखिए
पठन वैकल्य का अर्थ होता है जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है उन्हें उसे हम पठन वैकल्य कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको डिसलेक्सिया कह देते हैं। जब किसी भी बालक को कोई भी विषय वस्तु या कोई भी चीज़ को पढ़ने में कठिनाई आती है तो उसे हम हिंदी में पठन वैकल्य कहते हैं और इंग्लिश में डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, यानी कि लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने में, यानी कि लिखी हुई चीज़ों को पहचानने में और उसे पढ़ने में कठिनाई आती है। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। वे हमेशा सुस्त होते हैं, तो ये वाला वाक्य गलत है, वे हमेशा सुस्त नहीं होते हैं। और इसमें एक शब्द लिखा हुआ है वाक्य में हमेशा, तो हमेशा एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 3, वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। अगर किसी भी बच्चे में पठन वैकल्य है तो क्या वह प्रतिभावान और कुशल नहीं हो सकता? बिल्कुल गलत है, वह प्रतिभावान और कुशल हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में मना किया गया है, यहाँ लिखा हुआ है नहीं, तो जब वाक्य में नहीं आ जाता है तो वो भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4, उनका बुद्धि स्तर हमेशा सामान्य से ऊपर होता है, तो इसमें भी आ गया हमेशा, तो हमेशा एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो कि शिक्षा के समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, तो ये वाला वाक्य, इसमें जो प्रतिस्पर्धा लिखा हुआ है ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत हो जाता है। ठीक है, हमें विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि हमें विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने को बढ़ावा देना है, सहयोग को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर 2, बहुसंवेगी उपागम, तो यहाँ लिखा हुआ है बहु, बहु का मतलब हो गया बहुत सारे, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, विभिन्नता या फिर बहुविधि इस तरह के वर्ड पॉजिटिव वर्ड होते हैं, तो यहाँ बहु लिखा गया है, तो इसलिए ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 3, आधारभूत संरचना सुगम्यता, तो ये वाला वाक्य भी सही है, यहाँ लिखा हुआ है सुगम्यता, तो सुगम्य एक पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य सही है। अगर यहाँ लिखा हुआ रहता अगम्य, अगम्य या फिर अगम्यता, तो ये वाला वाक्य एक नेगेटिव वर्ड हो जाता। ऑप्शन नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसलिए ये वाला वाक्य भी सही है। बच्चे को पढ़ाई जाने वाली सामग्री है वह कैसी होनी चाहिए? वह बाल केंद्रित होनी चाहिए, और एक कक्षा को भी बाल केंद्रित होना चाहिए। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन पहला ऑप्शन गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन बाकी के 3 से डिफरेंट है, अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें आ गया मानकीकृत, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है, हमें किसी भी बच्चे के समावेशन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू नहीं करना है, बल्कि हमें लचीले पाठ्यक्रम को लागू करना है। तो मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। तर्क आर, मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित कर लेता है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। जो मानकीकृत पाठ्यक्रम होता है वह बालकों की जो विविधताएं होती हैं उन्हें समाहित नहीं करता है। तो ए और आर दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ए और आर दोनों गलत हैं, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। किसी भी अध्यापक को बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब बालक शिक्षक से प्रश्न करते हैं तो बालकों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तर्क आर, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। अगर बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं, अगर बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं तो ये एक अच्छी बात होती है, और इससे बालकों के समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों में
प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, तो प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना ये एक गलत बात है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। ठीक है, प्रतिस्पर्धा एक नेगेटिव वर्ड होता है। विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, तो विद्यार्थियों में डर पैदा करना गलत बात है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। हमें विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा नहीं करना है। डर पैदा करना एक गलत बात है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना, तो वर्गीकृत करना एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य भी गलत है। हमें बालकों को किसी भी रूप में वर्गीकृत नहीं करना है, बल्कि हमें सभी बालकों को साथ साथ लेकर चलना है। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। अधिगम प्रक्रिया में हमें विद्यार्थियों की प्रगति और उनकी चुनौतियों को समझना चाहिए, तो समझना एक पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य सही है। प्रगति भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यही ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। हमें बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्य चर्चा का पालन करना, तो कठोर और मानकीकृत नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत हो जाता है। हमें एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन नहीं करना है, बल्कि हमें एक सरल और लचीले पाठ्यक्रम का पाठ्य चर्चा का पालन करना है। ऑप्शन नंबर 3, मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना, तो ये वाला वाक्य भी गलत है, क्योंकि यहाँ दे रखा है योगात्मक, तो योगात्मक तरीके वे होते हैं जो वर्ष के अंत में किए जाते हैं। तो हमें बालक का जो मूल्यांकन है वो वर्ष के अंत में नहीं करना है, बल्कि हमें बच्चे को पढ़ाने के दौरान ही उसका मूल्यांकन करना है। तो योगात्मक शब्द का अर्थ होता है कि वर्ष के अंत में मूल्यांकन करना, तो ये गलत बात होती है। ठीक है, वर्ष के अंत में मूल्यांकन करना गलत बात है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, तो बालकों को बांटना ही गलत बात है। किसी भी आधार पर अगर हम बालकों को बांट करके समूह बनाते हैं तो ये गलत बात होती है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में, यह कथन किसका उदाहरण है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, जेंडर पक्षपात, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, जेंडर पक्षपात। ऑप्शन नंबर 2, जेंडर रूढ़िवादिता, तो ये भी वाक्य सही है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। जेंडर समता गलत है, जेंडर सशक्तिकरण गलत है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन को, इसमें देखिए दोस्तों, जब भी लड़के और लड़की में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाए तो उसे हम जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता भी कहते हैं, जेंडर पक्षपात भी कहते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पक्षपात या लैंगिक भेदभाव भी कहते हैं। इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तो ऑप्शन में जो भी आ जाए वही हमारा सही आंसर होता है। अब देखिए दोस्तों, अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो जेंडर पक्षपात भी लिखा हुआ है और जेंडर रूढ़िवादिता भी लिखा हुआ है, तो हम सही ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? तो देखिए दोस्तों, जब इन दोनों ऑप्शन को कंपेयर करेंगे तो सीबीएसई बोर्ड ने इसका जो आंसर माना है वो माना है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या माना है? जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन नंबर 2 को आंसर माना है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जब भी लड़के और लड़की में अंतर किया जाए, जैसे कि लड़के को खेलने के लिए कार दी जाए, लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दी जाए, लड़के के लिए नीला रंग बताया जाए और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग बताया जाए, लड़कों से बाहर के काम करने के लिए बोले जाए और लड़कियों से घर के काम करने के लिए बोले जाए। ठीक है, तो इस तरह की सारी जो चीज़ें होती हैं वे लड़के और लड़की में अंतर पैदा करती हैं, भेदभाव पैदा करती हैं, इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर जेंडर रूढ़िवादिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं?
तो एक दिशाई सामान्य क्षमता, तो ये वाला वाक्य गलत है। हमारी जो बुद्धि होती है वो एक दिशाई क्षमता नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, जो बुद्धि होती है वो बहुदिशात्मक होती है और इसके अलग अलग आयाम होते हैं, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, आनुवांशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता, तो ये वाला वाक्य गलत है। जो बुद्धि होती है वो आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ना प्रभावित होने वाली, यानी कि प्रभावित नहीं होती, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। जब भी ऑप्शन में नहीं आ जाए तो वो वाला वाक्य गलत ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4, वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता, तो इसमें भी आ गया ना का मतलब नहीं, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। जो बुद्धि होती है वह वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, जबकि यहाँ मना कर रहा है कि नहीं होती है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? यहाँ लिखा हुआ है निजी वाक। तो देखिए, जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लेते हैं कि निजी वाक होता क्या है। आपने दोस्तों छोटे बच्चों को अपने आप से ही बात करते हुए देखा होगा और इसी को हम निजी वाक या फिर व्यक्तिगत वाक कहते हैं और इसको निजी वाचन या फिर व्यक्तिगत वाचन भी कहते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, देखिए, उनकी अग्रवर्ती सोच, तो ये वाला आंसर हमारा हो सकता है। ये वाला वाक्य सही है, लेकिन इसको आंसर मानने से पहले बाकी के सभी ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, उनकी अपनी सोच को वे नियमित करने की क्षमता, तो ये वाला वाक्य भी सही है। ठीक है, उनकी समस्या समाधान युक्तियाँ, तो ये नहीं है। उनका परासंज्ञानात्मक कौशल, ये भी नहीं है और पहला वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जब भी बच्चा अपने आप से ही बात करे तो यह दर्शाता है कि बच्चा अपनी सोच को विनियमित करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। निजी वाक का अर्थ होता है अपनी सोच को विनियमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1, अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखिए, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना, तो खोज करना और अन्वेषण करना पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 2, बाह्य पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, तो ये वाला वाक्य गलत है, क्योंकि पुरस्कार पाने के लिए बाह्य का अर्थ होता है बाहरी, तो बाहरी पुरस्कार पाने के लिए सीखना गलत बात है। हमें केवल पुरस्कार पाने के लिए नहीं सीखना है, बल्कि हमें अपने आप का जो अधिगम है, जो सीखने की प्रक्रिया है, उसको अच्छे से समझने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सीखना है। ऑप्शन नंबर 3, निष्क्रिय अनुसरण द्वारा सीखने के लिए, तो ये वाला वाक्य भी गलत है, क्योंकि यहाँ दे रखा है निष्क्रिय, तो निष्क्रिय एक नेगेटिव वर्ड है और अनुसरण करना और अनुकरण करना भी नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए ये वाला वाक्य भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4, रटकर याद करके सीखने के लिए, तो रटना नेगेटिव वर्ड है और याद करना भी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल किया जाता है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, जो नैतिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोलबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था और इस सिद्धांत में लॉरेंस कोलबर्ग ने कई चीज़ों के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है जैसे को तैसा, तो जब भी बालक जैसे को तैसा का व्यवहार करे तो इसका आंसर होता है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। तो इसको दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी क्वेश्चन में जैसे को तैसा पूछा जाए तो उसका आंसर होगा यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? ठीक है, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? तो सांस्कृतिक उपकरणों को। तो जो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। लेव वाइगोस्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिकता, भाषा, सहयोग, इन सभी चीज़ों को महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक अलगाव, तो अलगाव एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाक्य गलत हो गया। इनाम और दंड, तो इनाम और दंड नेगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो गया। पुनरावृत्ति नेगेटिव वर्ड है, अभ्यास नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेव वाइगोस्की। ठीक है, हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है। तो पारस्परिकता के बारे में लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांतों में बताया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो देखिए यहाँ आपको एक शब्द पर ध्यान देना है, वो है बदलाव। ठीक है, तो जब भी, तो देखिए बदलाव यहाँ संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं जीन पियाजे के अनुसार? तो देखिए संतुलनीकरण द्वारा, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, तो यहाँ अ लगा हुआ है, अ लग गया, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। ठीक है, रटकर स्मरण द्वारा, तो रटना और स्मरण करना, याद करना, ये सभी नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। विलंबित नकल द्वारा, तो नकल करना भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। संतुलनीकरण द्वारा संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज़्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? तो यहाँ दे रखा है संरक्षण, तो बालकों में संरक्षण करने की क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको याद कैसे रखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा? तो देखिए यहाँ दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त का मतलब हमने मान लिया क्या? मूर्त का अर्थ हमने मान लिया मूर्ति। ठीक है, और जब भी किसी जगह पर खुदाई वगैरह की जाती है या फिर किसी स्थान पर हमें प्राचीन काल की मूर्तियाँ मिलती हैं, तो उन मूर्तियों का हम क्या करते हैं? उन मूर्तियों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, प्राचीन काल की मूर्तियों का क्या किया जाता है? उनका संरक्षण किया जाता है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि जब भी क्वेश्चन में संरक्षण शब्द आ जाए तो संरक्षण किसका किया जाता है? मूर्तियों का। तो मूर्ति से हम समझ जाएंगे कि मूर्त, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती हैं? तो देखिए दोस्तों, जो प्राथमिक संस्थाएं होती हैं, बच्चों के समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्थाएं होती हैं, वो होता है परिवार, पास पड़ोस, और कभी कभी पास पड़ोस के स्थान पर आस पड़ोस भी लिखा हुआ आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिवार, पास पड़ोस और आस पड़ोस समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं होती हैं, और इन तीनों ऑप्शन के अलावा सभी ऑप्शन समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 स्कूल और मुद्रक संचार, ये द्वितीयक संस्था है, तो मैं यहाँ डी लिख दे रहा हूँ। सामाजिक संचार और कानून, ये भी द्वितीयक है। परिवार और पास पड़ोस, तो ये वाला वाक्य सही है क्योंकि ये प्राथमिक संस्था है। पास पड़ोस और सामाजिक नीति, तो पास पड़ोस तो प्राथमिक है लेकिन सामाजिक नीति द्वितीय है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। परिवार और पास पड़ोस समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? तो देखिए दोस्तों, जब विकास सिर से पैर की तरफ हो तो इसे हम शीर्षगामी विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शीर्षगामी सिद्धांत का अर्थ होता है कि जब विकास सिर से पैर की तरफ हो तो वह शीर्षगामी सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है शीर्षगामी, शीर्षगामी में लिखा हुआ है शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है सबसे ऊंचा। तो हमारे शरीर में सबसे ऊंचाई पर क्या होता है? हमारा सिर।
तो जब हमारा विकास सिर से पैर की तरफ हो तो उसे हम शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है अधोगामी सिद्धांत। तो जब बालक का विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है तो उसे हम अधोगामी विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जब बालक का विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर हो तब हम उसे क्या कहते हैं, अधोगामी विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो इस दोनों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। निरंतरता का सिद्धांत, तो हमारा जो विकास होता है वो जीवन भर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है और इसे ही निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के डैश क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक क्षमता के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल्पना करना, समालोचनात्मक चिंतन या फिर सोच और परासंज्ञान की चर्चा, ये सभी संज्ञानात्मक क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों CDP के 30 क्वेश्चन थे जिन्हें हमने एकदम डिटेल में डिस्कस किया। और दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर दबाना है और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबाना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल के साथ जुड़े रहिए।